और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के दो तस्कर अजमेर से गिरफ्तार हुए हैं। देर रात गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गंज थाना क्षेत्र के एक होटल से दोनों को दबोचा गया है। जम्मू कश्मीर निवासी हैं दोनों के खिलाफ हेरोइन तस्करी का मुकदमा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कश्मीर से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की है। तो जम्मू कश्मीर के दो तस्कर अजमेर से गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तारी हुई है। देर रात गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गंज थाना क्षेत्र के एक होटल से दोनों तस्करों को दबोचा गया है। जम्मू कश्मीर निवासी दोनों बताए जाते हैं। दोनों के खिलाफ हेरोइन तस्करी का मामला है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कश्मीर से मिले इनपुट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें दो तस्कर अजमेर से गिरफ्तार किए गए। दोनों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बताया जाता है। और हमारे सहयोगी मनवीर अजमेर से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनवीर, क्या कुछ अपडेट है अजमेर से जो गिरफ्तारी हुई है दो तस्करों की, इस बारे में क्या कुछ डिटेल मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से कल राजस्थान पुलिस को और आईबी को एक बड़ा इनपुट कश्मीर पुलिस के माध्यम से मिला था। इरशाद और यासीन नाम के जो दो नशा तस्कर हैं, जिनका सीधा संबंध कश्मीर से बताया जा रहा है और मूल रूप से ये लोग कश्मीर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये अजमेर पहुंचे हैं कल शाम लगभग 5 बजे और गंज थाना इलाके के अंदर एक स्थानीय होटल के अंदर इन्होंने डेरा डाला। लेकिन जिस तरीके का इनपुट आईबी के माध्यम से राजस्थान पुलिस को मिला और इस पूरी कार्रवाई को कल देर रात अंजाम दिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं जिनका की जवाब आना बाकी है। राजस्थान पुलिस फिलहाल, क्योंकि ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजमेर, क्योंकि ये माना जाता है पिछले लंबे समय से जो नशे का ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है, क्या किसी कारोबारी मकसद के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे? बात केवल हेरोइन तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी हुई है या उससे आगे भी कहीं बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका कि अभी सामने आना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि इन दोनों नशा तस्करों को अजमेर में दबोचा गया है। गंज थाना इलाके की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही साथ गंज पुलिस थाने के अंदर इन दोनों को अभी रखा गया है। इंतजार कश्मीर पुलिस के अजमेर पहुंचने का है। देर शाम तक उनके अजमेर आने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इरशाद और यासीन नाम के ये जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पूर्व में कितने मुकदमे हैं, किस तरीके से नशा तस्करी का ये लोग नेटवर्क चला रहे थे, क्या बॉर्डर पार से भी इनके किसी तरह के कोई कनेक्शंस हैं, अजमेर जो ये पहुंचे हैं तो उसकी क्या कोई इनका कारोबारी मकसद है या केवल जियारत के लिए यहाँ पहुंचे। तमाम सवाल ऐसे जिनके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जब इस बात का खुलासा होगा तो बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आएगा। तो बिल्कुल मानवीर, ये एक बड़ी और अहम गिरफ्तारी एक तरह से मानी जा रही है। लेकिन मानवीर, कहा जा रहा है कि आईबी ने कश्मीर से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। देखिए, बिल्कुल कश्मीर पुलिस का ही इनपुट था, उसके आधार पर आईबी को जानकारी दी गई और आईबी ने गंज थाना पुलिस का सहयोग लेकर के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट आमतौर पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सीधे तौर पर होता है, लेकिन बीच में आईबी का आना ये इस पूरे मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। बिल्कुल मानवीर, क्या नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ ये भी मामला हो सकता है? जिस तरह से जांच पड़ताल इस पूरे मामले की होगी तो इसके तार कहां तक पहुंचते हैं, ये तमाम चीजें निकलकर भी एक तरह से आएंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेरोइन तस्करी की जब बात आती है और खासतौर पर अगर कश्मीर का कोई आरोपी गिरफ्तार किया जाता है तो नार्को टेररिज्म अपने आप में वहां पर कनेक्ट होता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। इस मामले में भी इन तमाम तथ्यों के आधार पर जो छानबीन है वो आने वाले समय में की जाएगी और बहुत सारी बातें मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि अभी सामने आना बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस जब यहाँ पर पहुंचेगी तो वो तमाम तथ्यात्मक जानकारी कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, क्या बॉर्डर पार इनके कोई कनेक्शंस हैं, अजमेर इनके आने का मकसद कोई कारोबारी है या केवल जियारत भर था, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जब इनके जवाब सामने आएंगे तो बहुत कुछ ऐसा है जिसका खुलासा पुलिस कर पाएगी। जी, तो बिल्कुल आप मानवीर इस पर नजर, इस पूरी खबर पर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब करगिल से खबर है, जहां आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर बोले कि लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने कि रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत स्थानीय लोगों को है। तो करगिल में महोत्सव मनाया जा रहा है। खुद एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। करगिल में आदिवासी महोत्सव है। दूसरे आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर लद्दाख के एलजी ने कहा कि रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत यहां के लोकल लोगों को है। लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के महोत्सव होंगे, इस तरह के प्रोग्राम होंगे, तो इसके जरिए से रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन रोजगार लोकल लोगों को ही पहले मिलना चाहिए, क्योंकि लोकल लोगों को ही रोजगार की सबसे ज्यादा एक तरह से जरूरत है। तो करगिल में आदिवासी महोत्सव हुआ है और दूसरे आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन भी किया गया है। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर लद्दाख के एलजी ने कहा कि रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत स्थानीय लोगों को है। या जो हम वैकेंसी जनरेट करें और उसमें एक्सेप्शन ही हो कि हम बाहर से लें, लेकिन जो हम ग्रुप 3 एम्प्लॉइज हैं, जो बाकी एम्प्लॉइज हैं, हमारे यूथ को देना चाहिए ना ओकेजन। हमको अपने लोगों को देखना है ना, तो हम नहीं देखेंगे अपने लोगों को तो कौन देखेगा। तो उसका मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको रीइंफोर्स करेंगे और ये जितना भी हम अपने यूथ के लिए अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकेंगे करेंगे। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में एलआरसी कब तक मैंडेटरी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट? नहीं, जो भी वैकेंसी निकली है, अभी हमारी एक मीटिंग हो रही है यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी की, और उसमें डिस्कस होगा और उसमें पॉलिसी लेकर। तो करगिल में आदिवासी महोत्सव चल रहा है और दूसरे आदिवासी महोत्सव का बाकायदा उद्घाटन एलजी लद्दाख ने किया। इस पर और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सीधे लद्दाख का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मारूफ स्टेंजिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मारूफ, लद्दाख महोत्सव चल रहा है और खासतौर से इस महोत्सव की बात करें तो आदिवासी महोत्सव है। किस तरह से ये महोत्सव मनाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या कुछ है? जी जैसे कि हम सबको बखूबी मालूम है, एलजी लद्दाख एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा कुछ दिनों से करगिल दौरे पर है। तो ये जो महोत्सव कल करगिल में उद्घाटन किया, तो इसका जो लद्दाख के अलग अलग रीजन से अलग अलग कल्चर या तहजीब को इसमें दर्शाया जाता है। तो ये एक कल्चरल रिवाइवल के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। इसके ये फेस्टिवल के दौरान तो लद्दाख के अपने जो कल्चर को बचा सके, इसको और भी उजागर सके, तो इस मकसद से ये फेस्टिवल किया गया। ये करगिल में अभी कल से 2 दिन के लिए चल रहा है। जी बिल्कुल मारूफ, इसमें हमने देखा कि एलजी ने इसका इनॉग्रेशन किया और उसके बाद एलजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है और ख़ासतौर से जो लोकल युवा है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। इस पर एलजी ने जोर दिया, फोकस किया उन्होंने। जी, जैसे कि जब से लद्दाख में यूटी बना, काफ़ी सारे जो डिमांड चल रहे थे, उसमें जो एक मेजर डिमांड जो स्टूडेंट्स की अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, एक बेरोज़गारी को लेके भी एक इशू है। तो जैसे कि आप रिसेंटली जो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एलआरसी बन चुका है, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट या रिक्रूटमेंट रूल बन चुके हैं, तो उसी के तहत जो रिक्रूटमेंट भी चल रहा है। लेकिन जो गेजेटेड पोस्ट के लिए अभी तक रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना है, क्योंकि ये हाई लेवल पे एमएचए से इसका अप्रूवल आना है यहाँ से। हालांकि यहाँ से ड्राफ्ट भेजा हुआ है, लेकिन एमएचए से अभी अप्रूवल आना है। उसी के बाद ही जो गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जो यूजीसी के नॉर्म्स के तहत बनेगा, तो तब तक के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचिंग स्टाफ के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है, तो उनको लद्दाखी लोग जो खासकर एजुकेटेड यूथ को एक कंसर्न रहता है कि बाहर के लोग आके हमारा जो पोस्ट ना खा जाए। तो इसलिए ये इशू उठाया था स्टूडेंट। तो इसमें एलजी ने साफ तौर से कहा कि लद्दाख की जो लोकल्स को रिजर्वेशन मिलेगा। और आपको ये बता दूं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में भी 45% जो लद्दाखी जो एसटी होल्डर को रिजर्व रखा है, लेकिन जो बाकी जो ओपन कैटेगरी में, इसके अलावा भी कोई भी लद्दाखी जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में जाएगा वो अलग से माना जाएगा। तो
इसलिए एलजी ने ये जोर दिया है कि जैसे कि लोगों के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कि जो जॉब की जो ज़रूरत लद्दाखी लोगों को बहुत है, तो इसको इन जो लद्दाखी कैंडिडेट को ये प्रेफरेंस देना चाहिए, ये एलजी ने कहा। जी हुरेरा। बिल्कुल मौरब, जिस तरह से आदिवासी महोत्सव ये चल रहा है, अगर इस तरह के महोत्सव होते रहें करगिल में, तो जो लोकल युवा हैं उन्हें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अलग है, उस पे उसको लेकर एक तरह से गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह के एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर इस तरह के महोत्सव होते रहें, तो जो लोकल युवा है उन्हें इस तरह के महोत्सव से भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट के एतबार से इस तरह के महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ, यहाँ आपको बता दूँ जैसे कि जब से यूटी बना तब से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी इवेंट यहाँ हो चुका है। ले और कारगिल में, खासकर ले में तो ज़्यादा हुआ। तो इससे भी लोगों को एक तो जो हमारे जो एलजी है या उसी तरह पॉलिटिकल जो मिनिस्टर वगैरह या काफ़ी लोगों से जो लोगों में एक इंट्रोडक्शन करने का भी मौका मिलता है ऐसे फेस्टिवल के दौरान। तो साथ ही साथ जो लोगों को जो गवर्नमेंट नौकरी ना जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी एक चांस मिलता है ऐसे फेस्टिवल करने से कि उनको भी इसमें शिरकत करे, जब पार्टिसिपेंट के लिहाज से या आर्टिस्ट के लिहाज से या वर्कर के लिहाज से। तो ऐसे जो फेस्टिवल होने से लोगों को भी बहुत ही मतलब ये गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा जो ब्रिज बनता है ऐसे फेस्टिवल के दौरान। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों को इससे आमदनी भी होते हैं। जी हुरेरा। तो बिल्कुल इस तरह के जो महोत्सव हैं इससे एम्प्लॉयमेंट और रोजगार भी मिल सकता है और लोगों को काफ़ी आमदनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मौरब स्टेंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ और बड़ी खबरें हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 3 ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां हज यात्रियों का पहला काफिला आज जद्दा के लिए रवाना होगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से यह रवानगी होगी, जिसमें 630 आजमीन शामिल हैं। जद्दा पहुंचेंगे। 10 साल बाद श्रीनगर से जद्दा के लिए सीधी उड़ान श्रीनगर से आज भरी जाएगी। तो 630 आजमीन हज जो यात्री हैं वो आज श्रीनगर से जद्दा के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि 2 फ्लाइट्स में 315 जो हज यात्री हैं वो रवाना होंगे 2 फ्लाइट्स में और सीधे श्रीनगर से जद्दा पहुंचेंगे। 10 साल के बाद श्रीनगर से कोई फ्लाइट जद्दा के लिए सीधी जा रही है और हाजियों को लेकर एक तरह से जाएगी। तो हज यात्रियों का पहला काफिला आज रवाना होगा और इससे पहले जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों का काफिला दिल्ली से भी रवाना हो चुका है, लेकिन श्रीनगर से आज ये पहली रवानगी हाजियों की होगी। और आप देख सकते हैं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। हज हाउस में, श्रीनगर हज हाउस में बसों का इंतजाम किया गया है और इन बसों में ही बिठालकर आजमीन को एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है।
हम पूरा बड़गांव से आया है। आपका पहला सफर है और किस तरह की तैयारी आपको लगी? बेहतरीन रहे सफर इंशाल्लाह जो ये हज बैतुल्लाह की सफर है, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज है यहाँ, हर एक फैसिलिटीज है यहाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा, आज जो आप सफर हज पे जा रहे हैं तो क्या कुछ खुसूसी दुआ आप करेंगे? हम करेंगे कश्मीरी नौजवानों के लिए, उनको रोजगार भेजेंगे इंशाल्लाह और यहाँ खुश रहेंगे, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, मुल्क के लिए खुशी की दुआ करेंगे। यहाँ सेहत सलामत रहे हर एक, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए खास। आज आपने बोला तैयारियां पूरी है, मुतमईन है आप तैयार? हाँ, क्या क्या कमी लगी आपको? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ जो डॉलर देती है या रियाल देते हैं वो इन्होंने बंद किया, वही कमी लगती है, वही कमी लगती है हमें बस। तो श्रीनगर एयरपोर्ट के और हज हाउस के रूह परवर मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए आज़मीन हज की रवानगी होगी और सीधे हम श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी आबिद हुसैन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि रूह परवर मनाजिर हैं, हर तरफ जो आज़मीन हज हैं और उनको भेजने वाले, जो उन्हें अलविदा कहने वाले आए हैं, वही एक तरह से नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले आबिद, क्या कुछ प्रोसेस होता है पूरा? एक दिन पहले ना आज़मीन को हज हाउस लाया जाता है, हज हाउस में इनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद इन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाता है। तो पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये आज़मीन हज यहाँ पर क्योंकि कुछ रोज पहले इनकी जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट चेकिंग है, वो होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हज हाउस में लेकर इन्हें यहाँ पर एक साथ जमा किया जाता है। अब देखिए हुरैरा, पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ये बसेस यहाँ से रवाना होंगी। अब कुछ देर में ये जो आज़मीन हज है इनको बिठाया गया है इन बसेस में और यहाँ से अब कुछ देर में ही इनको एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी आप देखिए किस तरह से इनको बसेस में बिठाया गया है, ये लंबी कतार आप देख रहे हैं, बहुत क्योंकि 5-6 बस है, इनमें आज़मीन बैठे हैं। क्योंकि पहली जो फ्लाइट है वो 3 बजे है और इन जो पहली फ्लाइट में सफर कर रहे हैं आज़मीन 315, उनको फिलहाल बसों में बिठाया गया है और इनको क्या है कि एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर इनका फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। जो चेयरपर्सन है हज कमेटी की, सफीना बेग, वो यहाँ पर फ्लैग ऑफ करेगी, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। आप देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मीडिया काफी है वहां पर, ये देखिए हुरैरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इनको अभी बस फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ये जो बसेस है इनको एयरपोर्ट की जानिब रवाना किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए हुरैरा, कोशिश करेंगे क्योंकि ये मीडिया से कुछ बात करने वाली है, हम भी कोशिश करेंगे इनकी जो आवाज है अपने कैमरे में कैद करने के लिए। थोड़ा सा मैं साथी से गुजारिश करूंगा, ये दिखाएंगे ये, क्योंकि ये तस्वीरें हैं हुरैरा, फिलहाल आप ये तस्वीरें ही देखिए, क्योंकि मीडिया भी काफी है और कोशिश की जा रही है इनसे बात करने की। हुरैरा, हम भी कोशिश करेंगे ये चेक करने की ऑडियो जी। मैम, आपने हज कमेटी को भेजा था, थोड़ा सा रियायत की जाएगी क्योंकि जो पिछले साल के मुकाबले भी इस साल हज महंगा हुआ। असली फेयर जो हो गया ना कश्मीर में, वो ज्यादा होता है और कोई बिड ही नहीं करता है। दो एयरलाइन से, दो एयरलाइन से सिर्फ डाला था, गो ने और स्पाइस ने। तो गो ने आपको पता बैंकरप्ट हो गया, तो जो स्पाइस के रेट्स थे वही हो गए। बट डोंट वरी, हम फिर भी गवर्नमेंट के साथ मसला। अच्छा, जो मुल्क के जो आज़मीन है वो 21 मई से ही कर रहे हैं, मगर यहाँ जो लेट प्राइस तो बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हज हाउस श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज आज़मीन हज का पहला काफिला सफर हज के लिए रवाना होगा। और यहां पर जो आज़मीन की बसें हैं जो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी हज हाउस से, उन बसों को भी हम आपको दिखाएंगे कि आज़मीन, पहली फ्लाइट के जो आज़मीन है वो बसों में सवार हो चुके हैं। अब उनके काफिले को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद ये आज़मीन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सीधी जो फ्लाइट है श्रीनगर से जद्दा के लिए रवाना होगी। तो जम्मू कश्मीर के आज़मीन का श्रीनगर से पहला काफिला आज रवाना हो रहा है। रूह परवर मनाजिर इस वक्त हम श्रीनगर के हज हाउस में देख पा रहे हैं और इसके अलावा बेहतरीन इंतजामात श्रीनगर एयरपोर्ट पर किए गए। और ये रास तस्वीरें आप देखिए,
ये सीधी तस्वीरें हम आपको श्रीनगर हज हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर बसों का एक काफिला है जिसमें आज़मीन हज को बिठाया गया है और इसके बाद हज हाउस से आज़मीन हज को एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा और वहीं से इनकी सीधी डायरेक्ट फ्लाइट जद्दा के लिए होगी। और हमारे सहयोगी आबिद लगातार हमारे साथ। आबिद, लगातार हम देख पा रहे हैं क्योंकि बस को हरी झंडी अभी दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा भीड़ वहां पर मीडिया नुमाइंदों की है और सफीना बेग जो कुछ बयान भी देना चाह रही है, लेकिन उनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन आपके पीछे हम बसों का काफिला देख रहे हैं, क्या जो आज़मीन है उन्हें बसों में बिठाल दिया गया है और यहां से अब सीधे ये एयरपोर्ट जाएंगे? बिल्कुल हुरैरा, इनको बसों में बिठाया गया। हालांकि आपने सफीना बेग की बात की, अब ये तस्वीरें देखिए हम अपने नाज़रीन को अपडेट देंगे क्योंकि शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है फिर एयरपोर्ट में दोबारा होती है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं है। इन्होंने यकीन दिलाया कि यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, अब एयरपोर्ट पर नहीं होगी। हुरैरा, ये तस्वीरें आप देखिए, ये रवानगी हो रही है इनकी बसों की। हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दिखाने की जरूरत करेंगे। तो ये देखिए, ये जो काफिला है रवाना हो रहा है, अब बस एयरपोर्ट की जानिब ये रवाना हो रहा है। सफीना बेग ने हरी झंडी इनको दिखा दी है, तो एयरपोर्ट पर अब ये वेट करेंगे और वहां पर 3 बजे इनकी जो फ्लाइट है वो है। और बताया जा रहा है कि LG मनोज सिन्हा शायद खुद आएंगे, वो जो है कि इनको वहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हुरैरा, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं क्योंकि ये हम न्यूज़ 18 पे पहले हम दिखा रहे हैं। और तो बिल्कुल आबिद, इस वक्त राज तस्वीरें हम श्रीनगर हज हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर आज़मीन का पहला काफिले को हरी झंडी दिखाई गई है और आज़मीन का यह काफिला भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें, पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 JKLH पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आज़मीन का काफिला इस वक्त रवाना हो रहा है। ये श्रीनगर का हज हाउस है जहां से आज़मीन का पहला काफिला इस वक्त रवाना हो रहा है। हमारे सहयोगी आबिद भी इस वक्त हज हाउस में मौजूद हैं और वो भी हमें लगातार डिटेल बता रहे हैं। आबिद, अब ये पहला काफिला एक तरह से यहां से निकल रहा है। बिल्कुल हुरैरा, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि बसों के अंदर भी कितनी खुशी है इन आज़मीन को। आप ये देखिए, ये आज़मीन और इनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, रुखसती कर रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, खुशी है इनके चेहरों पर, मुतमईन है ये इंतजामात से। और क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं, अभी तो बड़े जज्बाती मनाजिर होते हैं, जिनके रिश्तेदार, जिनके घर वाले, जिनके वालिदैन सफर हज पर जा रहे हैं, तो बड़े जज्बाती एक तरह से मनाजिर होते हैं। और क्योंकि हज हाउस से ही इन्हें अलविदा कह दिया जाएगा, आगे जाने की इजाजत नहीं होती और यह पहला काफिला रवाना हो चुका है। आबिद, बिल्कुल हुरैरा, यहाँ पर आप देखिए रिलेटिव साइड में रुके हैं। आप देखिए ये कैसे मंजर है, क्योंकि बसेस अब रवाना हो चुकी है। इनको हज हाउस में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि हज हाउस में आज़मीन की फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो रही थी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, शिकायत की जा रही थी आज़मीन की जानिब से कि फिर से एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, लेकिन सफीना बेग ने यकीन दिलाया है इस मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनकी चेकिंग हुई है, स्क्रीनिंग हुई है, तो मतलब जो ज्यादातर फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। ये हुरैरा, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को। ये काफिला हज हाउस से रवाना हो चुका है, बसेस में जो है आज़मीन है वो रवाना हो चुके हैं। और ये क्योंकि पहली फ्लाइट जो है हुरैरा वो 3 बजे की है, और उसी जो पहली फ्लाइट है उसमें 315 जो आज़मीन है वो सफर करेंगे, और जो दूसरी फ्लाइट है वो उसके बाद 5 बजे होगी और उसमें भी 315 जो आज़मीन है वो सफर करेंगे। यानी कुल मिलाकर 2 फ्लाइट्स में 630 जो आज़मीन है वो सफर कर रहे हैं। हुरैरा, ये फिर से ये मंजर आप देखिए किस तरह से जो रिलेटिव्स वगैरह थे वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ से वो क्योंकि रुखसत के लिए आए थे, जैसे आपने कहा कि जज्बाती मंजर होते हैं, क्योंकि इंसान एक मुसलमान का ख्वाब ही होता है कि सफर हज पर जाए, क्योंकि फरीज़ा अंजाम दे
और उसी फरीजे पर जब आप पहुंचते हैं, जब वो वक्त आता है पूरा करने का, बिल्कुल। अभी तो बड़ी जज्बात तादाद में हम जो आजमीन के रिलेटिव हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, आस पड़ोस के जो लोग उन्हें अलविदा कहने आते हैं, हज हाउस के बाहर हम उन्हें देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहीं पर रोक दिया जाता है, एयरपोर्ट पर जाने की इन्हें इजाजत नहीं होती है। और यही वजह होती है कि हज हाउस पर एक बड़ी तादाद लोगों की जमा होती है जो आजमीन हज को, अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहने के लिए पहुंचते हैं। और इन तस्वीरों में भी लगातार आबिद देख पा रहे हैं इन लोगों को। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसा इलाका है और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है काफी चेकिंग होती है, काफी सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर काफी सारा जो सिक्योरिटी चेकअप है वो लगाए गए हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी मतलब एहतियाती तौर ये इकदाम किए गए हैं कि किसी को बगैर इजाजत के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और एयरपोर्ट पे क्योंकि यहाँ पर 630 आजमीन है और यहाँ पर कश्मीर में क्या हो रहा है, अगर किसी घर में कोई हाजी सफर के लिए रवाना होता है तो पूरा मोहल्ला उसके साथ चलता है और हज हाउस तक या एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं लोग। तो इस भीड़ को काबू करने के लिए इसलिए यहाँ पर हज हाउस में आजमीन को जमा किया जाता है और फिर जो रिश्तेदार होते हैं या साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको बाहर रोका जाता है और बाहर से वो रुखसती करते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इकदाम है इस भीड़ को काबू करने का, क्योंकि आपने ये तस्वीरें भी देखी कि आप एक बार फिर से देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लगा है और किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है और कितने लोग हैं यहाँ पर हुरैरा, और इसीलिए इजाजत नहीं दी जाती है इनको एयरपोर्ट पहुंचने की। इसलिए यहाँ पर जो आजमीन है, आजमीन यहाँ पर जमा होते हैं, यहाँ पर उनकी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होती है और यहाँ से रुखसती होती है, रिलेटिव्स आते हैं, रुखसत करते हैं। तो फिर यहाँ से आपने देखा किस तरह से बसेस में इन्हें रवाना किया गया है एयरपोर्ट। बिल्कुल। अभी जिस तरह से आजमीन के स्क्रीनिंग की आप बात कर रहे थे कि एक बार हज हाउस में इनकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाता है और इसके बाद जब ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर दोबारा से स्क्रीनिंग होती है और वहां पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। लेकिन क्या इस बार कुछ इंतजामात अलग किए गए हैं? क्योंकि जितनी बार डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है, उतना ज्यादा इन आजमीन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या इस बार कुछ इंतजामात अलग किए गए हैं? क्या इस बार जो स्क्रीनिंग है वो सिर्फ एक बार होगी या इस बार भी पहले की तरह ही 2-2, 3-3 बार स्क्रीनिंग के मरहले से आजमीन को गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल हो रहा, कोशिश यही है, क्योंकि जो चेयरपर्सन है हज कमेटी की, उन्होंने यकीन दिलाया अभी इस मतलब, क्योंकि कुछ रोज पहले क्योंकि आपने भी वो मीटिंग पढ़ी थी, हमने भी दिखाई थी उस मीटिंग में किस तरह से जो एयरपोर्ट के अफसरान थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान थे, उन्होंने यकीन दिलाया था अगर यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी उसके बाद दोबारा स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा सकती है आज उस तरह की शिकायत दोबारा पेश ना आए। हो रहा है ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये हुजाज करा, क्योंकि दूसरा जो काफिला है अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होगा एयरपोर्ट की जानिब और रुखसती की जा रही है यहाँ पर। आप देखिए ये, क्योंकि ये जज्बाती मंजर है, अपने घर वालों को रुखसत करना और फरीजा, अपना फरीजा अंजाम देने के लिए जाना। ये देखिए हुदैरा यहाँ पर ये, क्योंकि ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने जो आजमीन हज है इनसे बात की तैयारी को लेकर, उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया, वो भी मुतमईन नजर आए जिस तरह से इस मरतबा तैयारियां की गई थी। लेकिन जो शिकायतें हैं उन्होंने कुछ शिकायतें रखी और उम्मीद की जा सकती, क्योंकि इस मरतबा काफी बदलाव आया है और उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में वो भी जो कमियां रही है वो भी मुकम्मल होगी, तो आजमीन हज को शिकायत के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जी हुरैरा। तो बिल्कुल आबिद, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि अभी एक फ्लाइट के आजमीन हज हाउस से निकले हैं, दूसरी फ्लाइट के आजमीन भी अभी हज हाउस एक तरह से पहुंच रहे हैं या हज हाउस के अंदर होंगे, क्योंकि एक दिन पहले आजमीन को तमाम कार्रवाई और प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। 3 बजे पहली फ्लाइट जाएगी। आप नजर बनाए रखिए आबिद, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर और भी बातचीत करेंगे। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश।
वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर है, जहां हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अपहरण किया गया है। सिंध प्रांत की घटना है। काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद से यह अपहरण किया गया है। लड़की के पिता ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है, उनका बयान भी आया है। तो पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है, अगवा किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अगवा किया गया है। सिंध प्रांत की यह घटना बताई जा रही है। काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद से यह अपहरण की वारदात अंजाम दी गई है। लड़की के पिता ने खुद इसकी जानकारी दी है और उन्होंने इसका बयान एक तरह से आया है कि उनकी लड़की का अगवा किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अगवा किया गया है। तो हिंदू लड़की का पाकिस्तान में अपहरण किया गया है। सिंध प्रांत की घटना बताई जाती है। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। बंदूक की नोक पर यह अपहरण किया गया है। सिंध प्रांत की यह पूरी घटना बताई जाती है। और इस पर हमारे साथ नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान से एक और शर्मनाक खबर आ रही है कि हिंदू लड़की का जबरन एक तरह से अपहरण और अगवा किया गया है। बिल्कुल, अब आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि जो माइनॉरिटी में जो लड़कियां हैं उनकी जबरन उनकी किडनैपिंग होती है या उनका जबरन निकाह करा दिया जाता है। और ये ताजा मामला जो है ये काजी अहमद बेनजीराबाद का है, जो कि सिंध में एक इलाका है जहां से सुहाना कुमारी, ये एक हिंदू लड़की है जिसको गन पॉइंट पे फैमिली के सामने किडनैप किया गया। जो ताजा अपडेट्स अभी तक आ रही हैं, हालांकि इस पे अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन लड़की के जो पिता हैं, जो उनके वालिद हैं, उनका कहना है कि उनकी लड़की को किडनैप किया गया। उनका वो ये दावा कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ किडनैप नहीं किया गया बल्कि उनके घर से सोना और 1 लाख रुपए जो है वो जबरन छीन के लूट के लेके गए हैं। लेकिन ये लोग कौन है इस पर अब तक ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वहां की पुलिस भी खामोश रहती है। वो इस तरह के मामलों में दखल नहीं देती है, कार्रवाई नहीं करती है। और जब ऐसे में जब ऐसी माइनॉरिटी में जो लड़कियां होती हैं उनको जो अगवा किया जाता है, उनको जब जबरन निकाह करा दिया जाता है, उसके बाद अगर फैमिली इंसिस्ट करती भी है, उसके बावजूद पुलिस जो या प्रशासन वहां का है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां की जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। तो ये जो मामला है ये ताजा मामला है, जहां पर एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि पाकिस्तान में आजादी के बाद से लगातार जो माइनॉरिटीज का जो वहाँ पे स्टेटस है वो घटता चला जा रहा है। उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। तो बिल्कुल शैलेंद्र, एक बार ये फिर शर्मनाक वाकया हुआ है, वारदात हुई है और इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी वहां पर इस तरह की वारदातें होती रही, इस तरह की घटना होती रही हैं। तो माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान के लोगों का जो रवैया है, जो उनका सलूक है, कितना खराब है, ये एक तरह से बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज स्टेटस आप देखिए, अगर कंपेयर करेंगे 1947 के बाद से लगातार जो वहां पे माइनॉरिटीज की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो लगातार घटती चली गई है। और हमने ये भी देखा है कि ब्लास्फेमी के नाम पे और मजहब के नाम पे उनके साथ इस तरह का बर्ताव लगातार होता रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि जो वहां पर गवर्नमेंट है, सरकार की तरफ से ऐसे कोई ठोस पॉलिसी या कानून नहीं है ताकि इस तरह की जो वारदातों को रोका जा सके। और इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है, लेकिन अपने ही घर में पाकिस्तान में इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगातार और बार बार होते आ रहे हैं। कभी मंदिरों पे हमला होता है, कभी सिख कम्युनिटी के साथ इस तरह का बर्ताव होता है या किलिंग वहां पे हो जाती है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी इस तरह का अत्याचार लगातार ऐसे मामले
पाकिस्तान से सामने आते हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज पाकिस्तान में है जो उसको लेकर काम भी करती हैं, उनकी तरफ से मामला रेज किया गया है कि ये किडनैपिंग जो है वो रिसेंटली हुई है, और इस मामले पर आज पुलिस से भी अप्रोच किया जाएगा कि इस मामले पर वो कार्रवाई करें, क्योंकि अब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है उन लोगों की जिन्होंने किडनैपिंग को अंजाम दिया है। लेकिन ये सूरत हाल बताता है पाकिस्तान में कि किस तरह से माइनॉरिटी परेशान किया जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ घृणा फैलाने की एक तरह से काम करते हैं, प्रीप्लान तरीके से इस पर एक तरह से काम किया जाता है। देखिए, वहां पर जो माइनॉरिटीज है उनके सेफ गार्डिंग के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। हालांकि ब्लास्फेमी के लिए वहां पर सजाए मौत का भी प्रावधान है, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए जो अत्याचार उन पर होते हैं उस पर सुनवाई पुलिस तक भी नहीं करती है। और ऐसे में जो ऐसे कुछ संस्थाएं वहां पर हैं जो माइनॉरिटीज के इश्यूज को उठाती हैं और उनकी आवाज वो सरकार तक पहुंचाती है, दुनिया तक पहुंचाती है। इसीलिए जो हकीकत पाकिस्तान की है, जो अंदरूनी हालात पाकिस्तान के हैं, वो दुनिया के सामने आते हैं। तो जाहिर तौर पर अहम बात यह है कि जब भी माइनॉरिटी के खिलाफ वहां पर कोई कार्रवाई होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वहां का प्रशासन एकदम खामोश हो जाता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मामले में भी अभी तक कोई स्टेटमेंट या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि लड़की के जो पिता हैं सुहाना के, वो ये कह रहे हैं कि उनके सामने ही बेटी को किडनैप किया गया है और घर से सोना और 1 लाख रुपए की लूट भी की गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान से एक और घिनौनी हरकत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है जहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे कि हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है, बंदूक की नोक पर यह अपहरण किया गया और सिर्फ अगवा नहीं किया गया बल्कि उसके घर पर लूटपाट भी की गई है, नकदी और सोना चांदी भी एक तरह से लूटा गया है। सिंध प्रांत की यह घटना है और माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ वहां के लोगों का रवैया है, यह बताने के लिए यह वाकया एक तरह से काफी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़े निवेश की जुगत कर रही है। इसी क्रम में आज फाइलों में पड़ी 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा खुद सीएम सुक्खू इसकी बैठक करेंगे। इन प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व सरकार के समय में MOU हुए थे। उद्योग विभाग के 46 प्रोजेक्ट, ऊर्जा विभाग के 20 और पर्यटन विभाग के 13 प्रोजेक्ट लंबित हैं। इन परियोजनाओं को लेकर कागजी कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन ये तमाम मामले जो हैं फाइलों तक ही एक तरह से रह गए। अब इस पर मौजूदा सरकार, सुक्खू सरकार, इसकी समीक्षा करेगी और सीधे शिमला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, कुछ देर पहले ही आज की जो समीक्षा बैठक है इस पर हम लोग बात कर रहे थे और कि ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली सरकार ने जिन प्रोजेक्ट पर MOU किया था लेकिन वो तमाम फाइलों में रह गए थे। और रणवीर, अगर इन प्रोजेक्ट की बात करें, खासतौर से उद्योग विभाग में 46 प्रोजेक्ट थे, ऊर्जा विभाग के 20 और पर्यटन के 13 प्रोजेक्ट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जो एक तरह से फाइलों में ही दबकर रह गए। जी हाँ, बिल्कुल। अब किस तरह की समस्याएं निवेशकों को आ रही है उस पर यह डिस्कशन जो है यहाँ पर होना है। इस वक्त हम राज्य सचिवालय में पहुंच चुके हैं जहां पर ये जो है आज ये बैठक होनी है, समीक्षा बैठक, इसको जो है नाम दिया गया है बिजनेस मीट। तो यहाँ पर जो है जितने निवेशक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कंपनी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के आला अधिकारी भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। जो निवेश हिमाचल में आ चुका था MOU के जरिए लेकिन धरातल पर नहीं उतरा है, उसके क्या कारण है, या फिर पहले से जो इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित है उसे किस तरह की दिक्कत और परेशानी यहाँ पर आ रही है, उस पर यहाँ पर डिस्कशन होना है। 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे जो समय दिया गया है और इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ पर होंगे, CPS, दोनों CPS यहाँ पर होंगे जिसमें सुंदर सिंह ठाकुर है और राम कुमार भी हैं जो दूर से विधायक भी हैं, और कुछ एक इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, नाम आपका जानना चाहेंगे और आप किस इंडस्ट्री से आए हैं? सर विकास शर्मा, हमारा नालागढ़ के अंदर प्लांट है इंजेक्टेबल का, मैक्यूल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये USFDA अप्रूव्ड प्लांट है।
इसमें इंजेक्शन हम बनाते हैं, एंटी कैंसर का भी हम अभी आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं। जरा बताएं क्या परेशानी आप आ रही है? लंबे समय से जो है यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा हब है हिमाचल फार्मा का, तो क्या मुद्दे आप जो है राज्य सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं और परेशानी क्या क्या है जो इन्वेस्टर्स को आ रही है? देखिए, अभी ऑलमोस्ट हमें 10-15 साल हो गए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए हुए, 3 प्लांट है हमारे। एज सच कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ यह कि मल्टीपल परमिशन होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो मतलब कि जितना फास्ट पेस पे इंडस्ट्री लगाएगी उतनी उनकी इन्वेस्टमेंट जल्दी लगेगी, उतना ज़्यादा जल्दी रोजगार आएगा। बट अभी क्या कि नई गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है, जो हमारे काफ़ी 6-7 महीने से कोई लैंड से रिलेटेड इश्यूज थे, तो सीएम साहब ने खुद उसमें इंटरवीन करके विद इन फ्यू डेज हमें वो परमिशन दिलवा दी है। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एनओसीज का है। क्या हम सही है कि वो 20-22 के करीब विभागों से होकर फाइल गुजरती है, वो सालों साल जो है इंडस्ट्री शुरू नहीं हो पाती उसकी वजह से? हाँ, मतलब उसमें ऐसा होता है कि देखिए, कहीं भी किसी भी स्टेट में हम इंडस्ट्री लगाते हैं, परमिशंस तो हर जगह हर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं। बढ़िया है कि जैसे सिंगल विंडो का रियल सेंस ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट का एक ही जगह पे आपका जो है मतलब कि परमिशंस मिल जाएगा। एक एजेंसी या एक नोडल एजेंसी कोई ऐसे, जैसे अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया है, अगर सही मायने में वो सिंगल विंडो का हो जाए कि चाहे पोल्यूशन है, चाहे हमें ग्राउंड वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब दे आर मल्टीपल परमिशन, वो एक ही एजेंसी के थ्रू हो जाए और हमें वहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी, हमें चेकलिस्ट ये है, तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें जगह जगह उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। एक सवाल लेना चाहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, खासकर बीबीएन में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। जो आधारभूत ढांचा चाहिए इंडस्ट्री के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट है, दूसरी सुविधाएं चाहिए, उसको भी अभी सुधारने की बात है। रेलवे नेटवर्क से अभी जुड़ नहीं पाया है। देखिए, बीबीएन के अंदर इशू क्या है कि बीबीएन में जब इंडस्ट्री आई थी तो कोई ऐसा डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बनाया है। बाद में HPSIDC ने कोई दफनी और 2-3 और जगह बनाई है, बट स्टिल अभी भी वहां पर इश्यूज हैं कि अभी जैसे डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क हम बना रहे हैं या डेडिकेटेड बल्क फार्मा बना रहे हैं, तो जनरल इंडस्ट्री के लिए भी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे फूड इंडस्ट्री है, चाहे होम अप्लायंसेस की जो मेजर इंडस्ट्री हैं, तो उनके लिए कोई हब ऐसा पर्टिकुलर क्लस्टर नहीं बना। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो इंडस्ट्री जैसे हमारी लगी है वो हमारे आसपास ही रेजिडेंशियल जोन डिक्लेयर हो गए, कुछ हो गए, तो उसमें बहुत बड़ा इशू आता है कि अब एक इंडस्ट्री तो अपने एग्जिस्टिंग के अंदर ही एक्सपेंशन करेगी। फार्मास्यूटिकल ऐसी है कि अब एक जगह की जो अप्रूवल है दूसरी जगह आप नहीं उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें मतलब कि वहाँ हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें अगर क्लियर होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें कोई लोकल इश्यूज नहीं आएंगे, जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वैसा कोई मतलब कि हमें कोई चीज़ क्लस्टर हमें दे दें जहाँ पर हम जगह ले सके, तो उसमें आने वाली इंडस्ट्री और भी ज़्यादा आएगी और उसमें इन्वेस्टमेंट और रोजगार दोनों। हिमाचल के पास देखिए क्या कि ईज ऑफ वर्किंग तो है ही है, बट है कि थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा बना दें तो मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब। जैसे फार्मास्यूटिकल का ऑलमोस्ट अब ये लगाए 50% से ज़्यादा की प्रोडक्शन बीबीएन के अंदर हो रही है या फिर काला में हो रही है, 50% से ज़्यादा पूरे इंडिया की। पर वही वाली चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा बना दें जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री है, चाहे कला में है, यहाँ पे है बीबीएन में, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अबू देखिए, जिस तरह की जो डिस्कशन हम लगातार पिछले 2 दिन से कर रहे हैं कि यही है, आधारभूत ढांचे की कमी है। बिल्कुल। और जैसे फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान का जो प्रोडक्शन है उसमें 50% से ज्यादा प्रोडक्शन फार्मा का यहाँ पर होता है। हिमाचल में दवाइयां बनती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जो नया निवेशक आता है वो इसी में फंस जाता है कि उसको अलग अलग विभागों से जो एनओसीज लेनी होती है। तस्वीरें हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये चर्चा लगातार, अब ये जो बहस है वो तो लंबे समय से चल रही है कि जो आधारभूत ढांचा चाहिए तो इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल वो अभी भी जिस तरह से रणबीर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में आज के इस बिजनेस समिट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद सीएम सुक्खू खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और उनकी अध्यक्षता में ये एक बिजनेस समिट होगा। किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए, या इन्वेस्टर्स को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसमें भी चर्चा होगी। आप रणबीर इस अहम समिट पर नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास
पास आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस समिट है हिमाचल प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू पठानकोट एनएच पर हादसा हुआ है। लछीपुर के करीब दो गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है। 16 लोग घायल बताए जाते हैं। जीएमसी में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। लछीपुर के करीब दो गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है। 16 लोग इस हादसे में घायल बताए जाते हैं। जीएमसी में इन्हें भर्ती कराया गया है शुरुआती इलाज के लिए। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये जो हादसा था कितना भयानक हादसा था। गाड़ी किस तरह से टकराई हैं आपस में, और टक्कर के बाद परखचे एक तरह से इन गाड़ियों के उड़ गए हैं। 16 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। हालांकि इस हादसे की वजह क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीएमसी में जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है और शुरुआती इलाज चल रहा है। जिन गाड़ियों की टक्कर हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्रक की टक्कर हुई है जो पंजाब का ट्रक बताया जा रहा है, और इसके अलावा एक और गाड़ी है। दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और जिसकी वजह से 16 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जीएमसी में घायलों को भर्ती कराया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं है। अभी तक कोई खबर नहीं है। और चलिए एक और बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर है हमारे लिए। सुरेंद्र मनहास का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के मशहूर सिंगर सुरेंद्र मनहास का निधन हुआ है। जम्मू कश्मीर के मशहूर सिंगर थे सुरेंद्र मनहास, और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अफसोसनाक खबर है, बड़ी खबर है। सुरेंद्र मनहास अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के मशहूर सिंगर थे सुरेंद्र मनहास, जिनका निधन हो गया है। तो इस वक्त अफसोसनाक दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है कि सुरेंद्र मनहास अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के मशहूर सिंगर थे सुरेंद्र मनहास। और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।